Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 22nd November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the loss and damage fund. अब ये जो फंड है, it is basically to provide compensation to the vulnerable developing countries for the losses and damages that they face as a result of the climate impact. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इम्पैक्ट के कारण जितना भी लॉसेस है तो उसे कंपेंसेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे एक तरीके का एक फंड क्रिएट किया गया है, सो इन ऑर्डर टू हेल्प देम. ठीक है, सो एट द रिसेंटली कंक्लूडेड COP27 देयर इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो सबमिट हुआ था एट इजिप्ट. तब इसी में यूनाइटेड नेशन ने फाइनली एग्री किया है टू क्रिएट अ लॉस एंड डैमेज फंड. Now this can be important for our prelims. From the mains perspective, it can be important from GS paper and environmental pollution and degradation point of view. It has been sourced from the Hindu. तो देखिए अभी न्यूज बताया गया है कि एट द रिसेंटली कंक्लूडेड COP27 समिट डेलीगेट्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एग्री टू क्रिएट अ लॉस एंड डैमेजेस फंड व्हिच विल कंपेंसेट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज फॉर द लॉसेस ड्यू टू द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर. अब देखिए बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस यू नो कि कितना अभी लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग एंड ये जो इम्पैक्ट है, नाउ दिस इम्पैक्ट इज बेसिकली फेल्ट बाय सम ऑफ द डेवलपिंग और द अंडरडेवलप्ड कंट्रीज. तो इन्हीं को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे एक फंड बनाया गया है बाय द यूएन व्हिच इज नोन एज द लॉस एंड डैमेज फंड. तो अगर हम ये फंडिंग के बारे में बात करेंगे, it refers to the impacts of climate change that cannot be avoided either by mitigation, that is by cutting off the greenhouse gas emission, or by adaptation, that is modifying the practices to buffer against the climate change impact. तो बेसिकली ये इस तरीके का इम्पैक्ट है या आप कह सकते हो कि इस तरीके का कंसिक्वेंस जो भी कंट्रीज फेस करते हैं which cannot be mitigated. तो इन दैट केस उन कंट्रीज को यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरीके से कंपेंसेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड. और ये जो फंड है इसमें नॉर्मली वही कंट्रीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे हु आर बेसिकली द मेजर इकोनॉमिक पावर्स, बिकॉज माना जाता है द मेजर इकोनॉमिक पावर्स आर मेजर एमिटर्स एज वेल. ठीक है, तो दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग और फॉर द क्लाइमेट चेंज एज वेल. सो दे ऑल्सो इंक्लूड नॉट ओनली इकोनॉमिक डैमेज टू द प्रॉपर्टी बट ऑल्सो लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड साइट्स दैट हैव कल्चरल इंपॉर्टेंस. तो ये सारा केसेस में उनको कंपेंसेट किया जाएगा. दिस ब्रोडन्स द स्कोप फॉर अफेक्टेड नेशंस टू क्लेम कंपेंसेशन. तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द ओरिजिन के बारे में ऑफ द पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ द लॉस एंड डैमेज के बारे में, सो ये जो ओरिजिन है इट बेसिकली डेट्स बैक टू द टाइम व्हेन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज फॉर्म. तो ये अर्ली 1990s का टाइम में इसे फॉर्म किया गया था UNFCCC और इसी में जो फ्रेमवर्क है जो कन्वेंशन है इसी में स्टार्ट हुआ था द डिबेट फॉर द फंड विच इज नोन एज द लॉस एंड डैमेज. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिबेट इस तरीके से था बिकॉज देयर वाज ऑलवेज अ डिमांड दैट ये जो कंट्रीज है जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज है स्पेशली आप देखोगे जो आइलैंड नेशंस है दे ऑफन हैव टू फेस द बर्न ऑफ द क्लाइमेट चेंज बिकॉज जो वाटर लेवल बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर जो वाटर लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है द आइलैंड नेशंस दे आर ऑलवेज फेसिंग अ काइंड ऑफ डिफिकल्टी और यू कैन से दे आर ऑलवेज फेसिंग द आफ्टरमैथ ऑफ द क्लाइमेट चेंज. This is the reason why you'll find the least developed countries जो है जो grouping है now they have long aimed to establish accountability and compensation for the loss and destruction. Now ये माना जाता है कि this normally has been done by the developed countries. So however historically blame for the climate catastrophe जो rich countries है जो developed countries है now they have overlooked the concerns of the vulnerable countries. तो obviously बात है because at the international level पर अगर आप देखोगे जो countries होगा the countries would be only thinking about themselves only. Now why do you think a country would be like stopping his or like stopping its development and would be thinking about certain other smaller countries, right? ऐसा तो कोई करेगा नहीं. लेकिन यहाँ पे फिर आप देखोगे जो 2013 में यहाँ पे लाया गया था वार्साओ इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑन लॉस एंड डैमेज. ठीक है, तो 13 में इसे लाया गया था विदाउट फंडिंग. ठीक है, तो इसमें फंड नहीं था ना आफ्टर एक्सटेंसिव प्रेशर फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज. तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर बिकॉज ऑफ द यू कैन से जितना यहाँ पे आप कह सकते हो कि बिकॉज द डेवलपिंग कंट्रीज वर पुशिंग इट तो इसीलिए फाइनली यहाँ पे लाया गया था दिस मैकेनिज्म व्हिच इज नोन एज द वार्साओ इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑन लॉस एंड डैमेजेस. लेकिन इसमें फंडिंग नहीं था. हाउएवर ड्यूरिंग द 2021 जो ये COP26 है व्हिच बेसिकली वाज हेल्ड इन ग्लासगो लास्ट ईयर, तो इसमें अ 3-year टास्क फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड टू कंसीडर अ फंडिंग एज वेल. ठीक है, ताकि अब ये फंडिंग अरेंजमेंट लाया जा सके फॉर लॉस एंड डैमेज. एंड फाइनली जैसे कि मैंने कहा कि यूएन हैज फाइनली एग्रीड टू दिस formation of the loss and damage fund. So far आप देखो कि Canada, Denmark, Germany, New Zealand, Scotland and Belgian province of Wallonia have all expressed interest in the loss and damage funding. सो नाउ यू नीड टू नो दैट ये जो फंड है जैसे कि मान लीजिए लॉस एंड डैमेज फंड है, अब ऐसे फंड को क्रिएट करना बहुत ईजी नहीं है.
ठीक है। अब देखिए आप फंड तो आप इसमें बना दोगे, बट इसे कंट्रीब्यूट कौन करेगा? बिकॉज यू शुड नो कि अगर कोई कंट्रीब्यूट कर भी रहा है तो ये बेसिकली एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैं इतना डैमेज कर रहा हूं, मैं इतना लॉस कर रहा हूं, है कि नहीं? तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वी कैन क्रिएट सच अ फंड, बट लेटर ऑन ये जो कितना कौन से कंट्रीज कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे और हम यहाँ पे कौन कौन कंट्रीज को किस किस तरीके से उनको कंपेंसेट करेंगे, तो देयर आर बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स के बारे में बताया गया है। तो कंसर्न जैसे कि आप देखो कि एज फार एज द फ्यूचर कॉप नेगोशिएशंस आर कंसर्न, इट ओनली कमिट्स टू क्रिएटिंग अ फंड, ठीक है, एंड लीव्स इट अप टू डिस्कशन हाउ इट विल बी सेटअप, कि किस तरीके से इसे सेटअप किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से कंट्रीज कौन से नेशन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे और कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, वेल देयर हैव बीन नॉमिनल कमिटमेंट्स बाय सर्टेन कंट्रीज टू डोनेट टू सच अ फंड, द एस्टिमेटेड लॉस एंड डैमेज की अगर हम बात करेंगे अराउंड द वर्ल्ड, इट इज ऑलरेडी ओवर $500 बिलियन US। तो इतना जो ये फंड है, तो ये किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, कौन से कंट्रीज अपनी इकोनॉमी से इतना, आप कह सकते हो कि वास्ट अमाउंट द कंट्रीज विल बी लाइक रेडी टू शेड। तो दिस विल बी ओनली लाइक ये जो टाइम है बस टाइम ही बताएगा कि किस तरीके से इसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस इन द रिसेंट कॉप ओनली इन द इजिप्ट, द यूरोपियन यूनियन यहाँ पे इट हैज प्रेस्ड हार्ड फॉर चाइना, द अरब स्टेट्स, दैट इज द मेजर जो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, एंड ऑल्सो द लार्ज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे माना जाता है कि मे बी द यहाँ पे जो नेशन है, जो यूरोपियन यूनियन नेशंस है ना, दे आर बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, दैट दे कंट्रीब्यूट ऑन द ग्राउंड्स दैट दे वेर लार्ज एमिटर्स, ठीक है। नाउ देयर इज नो एग्रीमेंट येट ऑन व्हाट काउंट्स एज लॉस एंड डैमेज कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, व्हिच कुड इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज एंड कल्चरल एसेट, व्हिच वैल्यू इज हार्ड टू क्वांटिफाई। अब हम देखिए ये जो फंड है, मैंने बताया कि इस फंड का जो यहाँ पे पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू कंपेंसेट द आप कह सकते हो द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, द कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पुअर नेशंस, और यू कैन से द कंट्रीज दैट बिलोंग टू द डेवलपिंग और द अंडरडेवलप्ड ग्रुप। इस केस में देखिए यहाँ पे किस कंट्री को कितना डैमेज हुआ है, और क्या ये लाइक इज इट बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ओनली, क्या ये क्लाइमेट से ही हुआ है? तो इस तरीके का जो डैमेजेस है, तो डैमेजेस को क्वांटिफाई करने के लिए या मान लीजिए कि इसे वैल्यूएशन करने के लिए इट इज नॉट दैट इजी, ठीक है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे मान लीजिए कि फंड हम क्रिएट कर भी लेते हैं, तो किस कंट्री को कितना पैसा दिया जाएगा और किस बेसिस पे दिया जाएगा। सो दिस बेसिकली इज आप कह सकते हो इशू दैट कैन बी फेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर फंड। Now, climate funding so far has focused mostly on cutting carbon dioxide emission पे हम बस फोकस किया in an effort to curb global warming, while about the third यहाँ पे जितना भी फंड होता है, आप कह सकते हो क्लाइमेट फंड में अभी तक हम जितना फंड के बारे में बात करते हैं, so only 1/3 of the fund has gone towards project to help communities adapt to future impact as well. इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is based on the life of one of the most important figures of the modern Indian history. So यहाँ पे देखिए, her name is Rani Lakshmibai, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। I hope everybody knows about her. So recently the PM of India visited Jhansi on the eve of Rani Lakshmibai's birth anniversary के लिए, ठीक है। तो इसी इवेंट के बारे में हम बात करेंगे। We'll be talking about her life, about her achievement, about her contributions, and also this can be important for prelims, for means it can be important for GS paper 1, which as you know the modern Indian history is a part of it, and it has been taken from the press information bureau. तो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि झांसी की रानी इनको कहा जाता है, which is also known as the Rani Lakshmibai. So she was a brave ruler of the princely kingdom of Jhansi. तो झांसी अगर आप देखोगे it is presently located in the Jhansi district of Uttar Pradesh. देखिए, now she was a very legendary character who was involved in the early इंडियन रिबेलियन कहा जाता है, जो सिपाही म्यूटनी कहा जाता है ऑफ द ईयर 1857, और उनको लिंक किया जाता है टू द अर्ली रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश राज इन इंडिया। अगर हम यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे तो शी इज ऑल्सो नोन एज द झांसी की रानी। नाउ शी वाज द क्वीन ऑफ द मराठा रूल प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी। झांसी अभी करेंटली यूपी में है। नाउ शी वाज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब देखिए यहाँ पे बताया गया इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857, कभी इसे रिबेलियन कहा जाता है, कभी इसे इंडियन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है, कभी कभी आप देखोगे इसे कहा जाता है सिपाही म्यूटिनी। तो इट हैज गॉट नंबर ऑफ नेम। तो यहाँ पे किसका कैसा व्यूज रहता है, यू शुड नो अबाउट इट एज वेल, ठीक है। और इसे शी इज सीन एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश राज और द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम बात करेंगे, शी वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1820। अब जो 19 नवंबर है, दिस इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर डेट में उनको कमेमोरेट किया गया था, उनको ट्रिब्यूट पे किया गया था इन झांसी में, ठीक है। बट शी वाज बोर्न इन वाराणसी इन यूपी। नाउ शी वाज ओरिजिनली नेम्ड एज मनी
मणिकर्णिका, ठीक है, उनको मनु भी कहा जाता है. While pursuing studies, she also took formal training in martial arts, which included horse riding, shooting, and fencing. As you can see in this picture, she's riding a horse as well. So Manu's companion, Manu, that is Manikarnika's companions, include Nana Sahib, who is the adopted son of the Peshwa, and Tatya Tope as well, who basically gave her assistance or helped them or accompanied her in the event of in the course of the Indian revolt of the 1857. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे about the transformation की how Manu finally became झांसी की रानी. So see, at the age of 14 she was married to the Maharaja of Jhansi, जिनका नाम था गंगाधर राव नेवालकर. Now इनका जो first wife था, now she had passed away before giving birth to a child. तो basically इनका जो throne था, there was no proper heir to the throne, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे था very early age she got married to the particular Raja, you can say Maharaja, whose name is Gangadhar Rango Nevalkar, and who was trying to have an heir to succeed him at the throne. And finally यहाँ पे basically आप कह सकते हो कि after she got married to Gangadhar Rao, she finally became Lakshmibai, ठीक है, she finally became the Rani of Jhansi. और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर हम बात करेंगे, she gave birth to a son, ठीक है, she gave birth to a son, but then again उनका 3 months के बाद जो बेबी था उनका डेथ हो जाता है, ठीक है. The couple later on adopted a son. उनको क्या करते, because they wanted a legal heir to the throne, so they adopted a son जिनका नाम था दामोदर राव from Gangadhar Rao's extended family. Now this particular जो son था, it was not the कह सकते हो कि नेचुरल सन, ठीक है, ये बेसिकली इनको एडॉप्ट किया गया था फ्रॉम गंगाधर राव का एक फैमिली से, ठीक है. ना अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों ये जो रिवॉल्ट है या व्हाई डिड शी हैव टू पार्टिसिपेट, अब देखिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम में एक यहाँ पे पॉलिसी लाया गया था, एक एनेक्सेशन का पॉलिसी लाया गया था जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है. अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यहाँ पे मेंशन किया था कि अगर मान लीजिए कोई राजा का, इफ द राजा हैज नॉट गॉट एनी, मान लीजिए कि अगर लीगल एयर नहीं है ट्रोन के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो एडॉप्टेड सन है उनको लेकिन यहाँ पे एक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है. तो यू शुड नो दैट रानी लक्ष्मीबाई वाज वन ऑफ द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. एंड इन 1853 व्हेन द महाराजा, दैट इज गंगाधर राव का जब यहाँ पे डेथ होता है, लॉर्ड डेलहाउसी जो है ही refused to acknowledge the adopted child, that is यहाँ पे दामोदर राव को वो कहते हैं कि वो तो adopted है, तो we cannot give him the throne, ठीक है. and applied the doctrine of lapse, apply करके क्या कर लेते, जो ये झांसी है, झांसी को annex कर लेते हैं. now this was obviously unlike by the mother, that is Rani Lakshmibai, so she fought bravely against the British so as to save her empire from the annexation by the Britishers. so she died fighting on the battlefield on 17th of June 1858 when उनका डेथ हो जाता है. when the Indian National Army started its first female unit in 1943, it was named after the valiant Queen of Jhansi only. और अगर हम ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात करेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा कि इट वाज अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है. इसमें क्या किया जाता है, अगर कोई लीगल एयर नहीं है, अगर कोई एडॉप्टेड सन है, तो उस केस में जो यहाँ पे अगर मेल लीगल एयर नहीं रहता है, तो जो जगह है, जो स्टेट है, उसको एनेक्स कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स. तो इट वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलोड वाइडली बाय लॉर्ड डेलहाउसी व्हेन ही वाज इंडियाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856. तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनी प्रिंसली स्टेट दैट वाज अंडर द डायरेक्ट और द indirect control of the East India Company where the ruler did not have a legal male heir. तो अगर इस मान लीजिए जो यहाँ पे राजा होंगे, जो महाराजा होंगे, अगर उनका कोई लीगल मेल हेयर नहीं रहता है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, द पार्टिकुलर स्टेट वुड बी एनेक्स्ड बाय द कंपनी, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी. बट 1858 के बाद इट फाइनली वेंट टू द क्वीन, राइट. As per this, any adopted son of the Indian ruler could not be proclaimed as heir to the kingdom. तो by applying the doctrine of lapse, यहाँ पे डेलहाउसी ने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था. फॉर एग्जाम्पल सतारा in 1848, then जैतपुर, संबलपुर, भागत, उदयपुर, झांसी देखिए 1853, that is after the death of the Maharaja, and then Nagpur in 1854. देखिए, now this was the reason why there was so much of resistance by Rani Lakshmibai. Alright, so इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the World Fisheries Day के बारे में. So यहाँ पे बताया गया है the West Coming Fisheries Department have celebrated the West Fisheries Day at शेरगांव विलेज में. हम इसके बारे में हम बात करेंगे. And also we'll talk about the World Fisheries Day के बारे में.
So now if we talk about the current context के बारे में, the West Comming Fisheries Department has celebrated the World Fisheries Day at Shergaon village में on Monday. So besides Shergaon ZPM, Sering Wangmu Lama and Shergaon GPC Lake Handu, the events saw the participation of SBC members, then PRI members, fish farmers, students and the officials for the department. This is a picture that has come in the newspaper. The ZPM spoke about the importance of the day and the role of fisheries in sustainable livelihood. तो किस तरीके से आप यहाँ से income generate कर सकते हैं by getting involved in the fisheries department and also economic and social upliftment के बारे में. Now we'll learn about the World Fisheries Day के बारे में. अब ये जो World Fisheries Day है ये हर साल 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है to demonstrate the solidarity with all fisher folk, that is जो fishermen होते हैं, fish farmers and concerned stakeholders throughout the world. अब ये स्टार्ट किया गया 1997 में. अब यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली बाय फोरम. अब जो फोरम है ये हुआ था न्यू दिल्ली में. इस फोरम का नाम है वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स, which basically met at New Delhi, leading to the formation of the World Fisheries Forum, with representatives from 18 countries यहाँ पे आए थे and they signed the declaration advocating for a global mandate of sustainable fishing practices and policies. अब ये जो फोरम है, ये जो डेट है, इसी को बाद में अडॉप्ट किया गया था as the World Fisheries Day. तो ये 2015 से it has been celebrated annually. So the event aims to draw the attention to overfishing, habitat destruction and other serious threats. तो जितना भी यहाँ पे मेराइन जो लाइफ फॉर्म्स है उनको जो भी थ्रेट्स है, तो ये आप कह सकते हो कि इसे कम करने के लिए या इसी के साथ आप कह सकते हो कि टैकल करने के लिए दिस पर्टिकुलर इवेंट वाज बेसिकली कंडक्टेड. ठीक है. एंड ऑल्सो अदर सीरियस थ्रेट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर मेराइन एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. तो यू शुड नो कि जो वर्ल्ड फिशरीज डे है ना, दिस इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटेड फॉर द मेराइन और द ओशन और द सी फिशेस ओनली. इट इज ऑल्सो डन फॉर द रिसोर्सेज of the fresh water as well, which includes the rivers, lakes, etc. The celebration serves to focus on changing the way the world manages the global fisheries to ensure sustainable stocks and healthy ecosystem. तो इस point of time we should also learn about some Indian innovation या Indian initiative के बारे में, जैसे कि मान लीजिए about the blue revolution के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे. अब ये जो डे है World Fisheries Day is basically dedicated to highlighting the critical importance of healthy ocean ecosystem and to ensure sustainable stocks of fisheries in the world. सो अबाउट द ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऐसा देखिए बहुत सारे रिवोल्यूशंस हैं, ग्रीन, वाइट, ब्लू. तो ये जो ब्लू है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नील और द नीली क्रांति मिशन भी कहा जाता है. इट वाज लॉन्च्ड इन 1985 to 1990. अब ये जो पीरियड है यहाँ पे इट ऑल्सो फॉल्स अ पार्ट ऑफ दिस 7 5-year प्लान. तो ये 5-year प्लान्स है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. देयर आर 12 5-year प्लान्स व्हिच बेसिकली वर अंडरटेकन बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉल्ड द प्लानिंग कमीशन. ठीक है. द प्लानिंग कमीशन वाज द एग्जीक्यूटिव बॉडी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग इन इंडिया. ठीक है. तो इन्हीं का जो ये 7 5-year प्लान है ना, 7 5-year प्लान के अंदर ही आया था ब्लू रिवोल्यूशन. एंड दिस 7 5-year प्लान या ये जो पीरियड है, यू मस्ट नो कि दिस वाज अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी. ठीक है. सो राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 1984 से 1989 तक. तो इसी पीरियड में लाया गया था ये ब्लू रिवोल्यूशन. अब ये जो ब्लू रिवोल्यूशन इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एक्वाकल्चर एंड फिशरीज रिसोर्स बोथ इनलैंड एंड मेराइन. ठीक है. द मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन इज टू डेवलप, मैनेज एंड प्रमोट फिशरीज टू डबल द फार्मर्स इनकम. ठीक है. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन जो ये रिवोल्यूशंस है, एंड स्पेशली अगर हम बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जो कि इंडिया में 1960s के टाइम में आया था, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. प्लीज काइंडली गो थ्रू द रिवोल्यूशंस दैट हैड टेकन प्लेस इन इंडिया. और द लास्ट आर्टिकल इज अबाउट ताई निको रिसीविंग द अचीवर्स अवार्ड. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. सो ये आर्टिकल कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, नॉट एक्जैक्टली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. तो देखिए रिटायर्ड गवर्नमेंट इंजीनियर एंड मेंबर के बारे में अगर बात करेंगे, दैट इज निशी एलिट सोसाइटी का तो मेंबर है, दैट इज ताई निकियो. तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज ताई निकियो. नाउ ही इज रिसीव्ड द सोशल अचीवर अवार्ड. ठीक है. नाउ देयर इज अ अवार्ड दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन मुंबई में. तो और इनका जो कैटेगरी है, कैटेगरी इज नोन एज द सोशल सर्विस लीडरशिप. तो ये कभी आपको पूछा जा सकता है कि अंडर विच कैटेगरी ही हैज बीन अवार्डेड दिस पर्टिकुलर अवार्ड. तो इन अ फंक्शन व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन संडे बाय द मैग्नेट पब्लिशिंग. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. द अवार्ड वाज कन्फर्ड बाय महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, एज यू कैन सी दिस, एकनाथ शिंदे, एंड द प्रेजेंस ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, दैट इज देवेंद्र फडणवीस.
ये सारा क्वेश्चन मैंने पूछा था इन द लास्ट वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. सो द आंसर्स आर, तो पहला क्वेश्चन था नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के बारे में. तो देखिए इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यस इट इज ट्रू, बट द नेक्स्ट वन इंडिया हैज नेवर होस्टेड, ये फॉल्स है. इसी साल का जो कॉन्फ्रेंस है इज होस्टेड बाय इंडिया ओनली. अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में, तो ये देखिए ये उल्टा बताया गया है. तो ये जो अर्बन है इसका ऑब्जेक्टिव है 100% ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस एंड ये जो सॉलिड मैनेजमेंट वेस्ट है. और जो रूरल है, अब रूरल का टारगेट है टू अटेन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2nd October 2019. तो ये उल्टा बताया गया है. सो नाइदर वन नॉर टू. एंड देयर आर सम मोर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स एज वेल. तो यहाँ पे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है, इट इज फॉर द लार्जेस्ट हेलमेट सेंटर, दैट इज जय हिंद, और ये हुआ है तवांग में. एंड अबाउट द फर्स्ट सेंटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑन उनानी मेडिसिन हैज बीन लोकेटेड इन सिलचर. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.